नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेशों में सीक्रेट कंपनियां खोलने वालों का खुलासा। लिस्ट में अमिताभ, ऐश्वर्या और डीएलएफ के केपी सिंह समेत 500 भारतीयों के नाम। सरकार ने कहा होगी कार्रवाई। तो जो इसमें से अवैध माने जाएंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है अलग अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण में बम्पर वोटिंग। बंगाल में 80 और असम में 70% हुई वोटिंग। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। दरों में 4.5% कमी की उम्मीद। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार बढ़त के साथ आज हुआ बंद। सेंसेक्स निफ्टी में रही 0.5% की तेजी। आईटी और ऑटो सेक्टर्स ने आज दिखाया दम। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की होगी ग्रेडिंग। पीएम ने एजुकेशन में सुधार के लिए 38 पॉइंट एजेंडा लागू करने के लिए कहा। महिंद्रा ने लॉन्च की अपनी सब 4 मीटर एसयूवी नुवो स्पोर्ट। कीमत 7,35,000 रुपए से शुरू। विकीलीक्स, स्विस लीक्स के बाद अब पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। शी जिनपिंग, नवाज शरीफ और लायनल मेसी में क्या समानता है? ये 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम पनामा पन्नों में निकल कर आया है। ऐसे दस्तावेज जिसमें अरबपतियों ने पनामा के एक लॉ फर्म की मदद लेकर ऑफशोर कंपनियां खरीदी। इस लिस्ट में 500 भारतीयों का भी नाम है और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय उनमें से एक हैं। अब तहकीकात होगी कि इन ऑफशोर कंपनियों के जरिए क्या कोई गैरकानूनी काम किया गया है। आज सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दुनिया भर के 109 मीडिया कंपनियों ने मिलकर पनामा की एक लॉ कंपनी मोसेक फोंसेका के 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज खंगाले। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। चीन के शी जिनपिंग, पाकिस्तान के नवाज शरीफ और रूस के व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त, सभी ने इस लॉ कंपनी से मदद ली है। इनकी ही तरह 500 भारतीय भी हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाने के लिए फोंसेका की मदद ली है। इस खुलासे में सबसे बड़े नाम अब तक के हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ के प्रमोटर केपी सिंह, इंडिया बुल्स के प्रमोटर समीर गहलोत और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची। ऑफशोर कंपनियों की फैक्ट्री लगाने वाले मोसेक फोंसेका के पास जाने वाले इन लोगों की अब जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि क्या कोई नियम तोड़े गए। वित्त मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें सीबीडीटी, सीआईयू, एफआईयू और आरबीआई ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है, उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है। काले धन पर भारत में मुहिम छिड़ी हुई है। सरकार का दावा रहा है कि वो काला धन वापस लेकर आएगी। इस बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे नामचीन लोगों को टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने की क्या जरूरत पड़ी। Outright illegal bad money, those guys should better be punished and sent to jail. Illegal money, कानून जरूर बदलने नहीं चाहिए। जो हो, अगर वो इलीगली मनी पार्ट के बाद उसका वो फेस करना ही पड़ेगा। सरकार अब पनामा पन्नों के खुलासों की खुद जांच करने जा रही है, लेकिन क्या इससे काले धन के पूरे काले राज खुलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मामले पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी कविता। तो कविता, इन बड़े लोगों के क्या खुलासे हुए हैं, आप हमें बताइए। विपिन, जितने बड़े नाम उतने बड़े खुलासे हुए हैं इन सबके, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, जिन पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि टैक्स हेवन देशों में की कई शिपिंग कंपनियों में ये डायरेक्टर रह चुके हैं। ये तमाम कंपनियां जो है वो 1993 के पहले खुली थी। BV1 की एक कंपनी, बहामास की 3 शिपिंग कंपनियों में ये डायरेक्टर रह चुके हैं और ये कंपनियां 1993 के पहले बनी थी। ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि डील्स के लिए अप्रूव था $50,000 के आसपास का था, लेकिन यहां पे करोड़ों डॉलर्स की डील करती थी ये कंपनियां। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अमिताभ बच्चन के नाम पे। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का भी यहां पर नाम आया है, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी में डायरेक्टर थी। यही नहीं, इनके पिता, मां और भाई भी डायरेक्टर रह चुके हैं, ये खुलासा हुआ है। साथ ही एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में भी डायरेक्टर के पद पे ये नियुक्त थी। 2005 में
में कंपनी बनी थी और 2008 में कंपनियां बंद भी हो गई थी। साथ ही केपी सिंह के बारे में जो खुलासे हुए आपको बताते हैं। 2010 में ये पत्नी के साथ मिलकर कंपनी इन्होंने खरीदी थी। इसके बाद 2012 में बेटे राजीव सिंह, बेटी पिया सिंह ने भी कंपनी बनाई थी, ये खुलासा हुआ है। और तीनों कंपनियों के जरिए करीब $1 करोड़ बाहर गए हैं, ये खुलासा हुआ है केपी सिंह के नाम का। लेकिन समीर गहलोत की बात करें तो इन पर ही बड़े खुलासे आए हैं। पारिवारिक कंपनियों के जरिए लंदन में 3 बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा किया गया है, ये खुलासा हुआ है। और गहलोत परिवार ने अक्टूबर 2012 से पहले जो है ये तमाम सौदे किए थे। इसके बाद इंडिया बुल्स के प्रमोटर समीर गहलोत है और यहां पर इनके नाम के ये बड़े खुलासे किए गए हैं। विपिन जी, कविता शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ पे हम दर्शकों को ये भी बताएं कि इनमें से कुछ लोगों ने या अधिकतर लोगों ने सफाई भी भेजी है। उनमें जो प्रमुख है वो आपको बताते हैं। ऐश्वर्या राय ने सफाई देते हुए कहा है कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और इस जानकारी में कोई सच्चाई नहीं है। केपी सिंह साहब, उनकी तरफ से भी सफाई आई है। उनका कहना है कि सब कुछ आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया और पैसे का पूरा हिसाब यहां पर दिया गया। हरीश साल्वे साहब, पूर्व सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि 2014 तक सभी विदेशी संपत्ति नियम के मुताबिक ही थी। 2014 के बाद उनकी ब्रिटेन से भी कमाई शुरू हुई और भारत और ब्रिटेन के खातों की पूरी जानकारी वो देते थे। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे अपोलो टायर्स की सफाई। यहां पर विदेशी निवेश उनका कहना है कानून के मुताबिक किया गया। पूरे परिवार की बात हो रही है। उनका कहना है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य जो है वो एनआरआई हैं और उन पर भारतीय कानून लागू नहीं होते हैं। समीर गहलोत साहब की भी सफाई आ गई है इंडिया बुल्स की तरफ से। उनका कहना है कि विदेशी निवेश भारत में पूरा टैक्स देने के बाद ही उन्होंने किया है और हर विदेशी निवेश की जानकारी उन्होंने आरबीआई को दी है। तो अब सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उन्हें क्या गलत काम किया है? यही सवाल हमने खबर का खुलासा करने वाले अखबार इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल अफेयर्स एडिटर पी वैद्यनाथन अय्यर से पूछा। उन्होंने दलील दी है कि उन्होंने सिर्फ तथ्यों को सामने रखा है। अमिताभ और ऐश्वर्या की कंपनियों का क्या हुआ उन्हें नहीं पता। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मोज़ेक फोंसेका के डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत साफ नजर आता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में ऐश्वर्या राय की माताजी, पिता और उनके भाई तीनों डायरेक्टर्स थे। ऐश्वर्या राय पहले डायरेक्टर थी, फिर वो शेयर होल्डर बन गई इस कंपनी में और ये कंपनी 2003-4 साल में वो कंपनी डिसॉल्व भी हो गया। अमिताभ बच्चन जी की कंपनी में भी ऐसे ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर है शिपिंग कंपनीज में। वो शिपिंग कंपनीज ने शिप बेचे, खरीदे, वो बिजनेस हुआ है उसमें। अब उसमें कितना पैसा गया है, कितना पैसा आया है और क्या क्या बिजनेसेस हुए हैं वो हमें पता नहीं। तो हमने सिर्फ ये खुलासा कर दिया है कि अमिताभ बच्चन जी ये कंपनीज में डायरेक्टर्स थे। इधर पनामा पेपर लीक में सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए एक मल्टी एजेंसी ग्रुप के गठन का ऐलान किया है। खबर के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री ने बैठक कर सीबीडीटी, आरबीआई और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू को मिलाकर एक ग्रुप बनाने का फैसला लिया। इसके अलावा सरकार ने ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी से भी इस मामले की जांच के लिए कहा है। एसआईटी के चेयरमैन एमबी शाह ने कहा है कि वे पेपर लीक में शामिल 500 लोगों की जांच करेंगे। अब कल 2 बड़ी खबरों का दिन है, उनके बारे में आपको बताते हैं। कल कर्ज लेने वालों की नजरें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर रहेंगी। उन्हें उम्मीद है कि राजन कर्ज सस्ता कर उन्हें तोहफा देंगे। तो दूसरी खबर जो होगी वो ये है कि एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कल बड़ा दिन है। कल उनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च होने जा रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत हर बैंक ब्रांच कम से कम एक एससी, एसटी और एक महिला एंटरप्रेन्योर को सस्ता कर्ज देगा। प्रधानमंत्री मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे। तो बात कर लें यहां क्रेडिट पॉलिसी की। क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई कितनी दरें घटाएगा, इस पर हमारी रिसर्च टीम ने एक पोल किया है। तो पूजा हमारे साथ हैं जो जानकारी देंगी। पूजा, बताइए इस पोल में क्या निकल कर आ रहा है? जी, जितने भी जानकारों से हमारी बात हुई सब यही कह रहे हैं कि कल जो पॉलिसी आएगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने के तो पूरे आसार हैं और जो आरबीआई की टोन रहेगी वो न्यूट्रल या डविश देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा ये था कि इस पूरे वित्त वर्ष उनकी क्या उम्मीद है कि रेपो रेट में कितनी कटौती देखने को मिल सकती है। तो करीब 86% जानकारों का यही मानना था कि 50 बेसिस पॉइंट की इस पूरे साल कटौती देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ जानकारों का ये भी मानना था कि अगर माहौल फेवरेबल रहा, महंगाई दर कंट्रोल में रही तो 75 बेसिस पॉइंट की
कटौती भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगला सवाल हमारा महंगाई दर पर था कि वित्त वर्ष 2017 में रिटेल महंगाई दर कितनी रह सकती है। तो करीब 71% का यही मानना था कि आरबीआई का जो प्रोजेक्शन था 5.5% का महंगाई दर उसी के आसपास रहेगी, 5 से 5.5% के आसपास रहेगी। वहीं करीब 30% जानकारों का यह भी मानना था कि इस बार महंगाई दर 5% से नीचे भी देखने को मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया पूजा। तो नजर रहेगी कि आरबीआई गवर्नर आखिर ब्याज दरों में कितनी कटौती करते हैं। उम्मीद है कि 1/4% तो हो ही जाएगी। और अब बात करेंगे असम और बंगाल में पहले चरण के चुनाव की। तो असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण में आज बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में 80% वोटिंग हुई है और असम में भी लोगों ने जमकर वोट डाले हैं और वहां भी करीब 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले चरण तक पश्चिम बंगाल में 18 और असम में 65 सीटों के लिए वोट डाल दिए गए हैं। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच है। वैसे बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रखी है। वहीं असम में कांग्रेस लगातार 15 सालों से सत्ता में है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। असम में 539 मतदाताओं की किस्मत यहां पर 539 नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने वोट डाले। बंगाल असम में बम्पर वोटिंग क्या कहती है, इसका किसको फायदा होगा, इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज संपादक संजय बोगलिया। संजय जी, इतनी बड़ी संख्या में इतनी बम्पर वोटिंग, इसका क्या मतलब निकाला जाए, किस और जा रहा है अब नतीजा? आजकल जो भी चुनाव होते हैं वहां पर देखा गया है कि टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है। बंगाल और असम के केस में 75 से 80% का टर्नआउट ये बताता है कि जो भी फैसला आएगा वो बेहद निर्णायक होने जा रहा है। जाहिर है कि बंगाल के केस में हम आमतौर पर ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर प्रो इनकम्बेंसी है, ममता के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और असम में मान के चला जा रहा है कि चूंकि तरुण गोगोई 3 बार जीत करके आए हुए हैं, तीसरी बार का ये एंटी इनकम्बेंसी का मौका है, तो शायद वो वहां पर कमजोर विकेट पर हों। लेकिन आजकल हाई टर्नआउट का मतलब ये भी नहीं है कि हम एंटी इनकम्बेंसी पक्के तौर पर मान लें। हालांकि कंसेंसस इसी बात पर है, जैसा मैंने कहा कि असम में कांग्रेस वीक विकेट पर और ममता बनर्जी मजबूत विकेट पर बंगाल में। लेकिन अभी बहुत स्पेकुलेटिव होना इस पे फायदेमंद नहीं है, सिवा ये कहने के कि बेहद निर्णायक जनादेश आएगा। जी बहुत शुक्रिया संजय जी इस एनालिसिस के लिए। देश में भारत माता की जय को लेकर चल रही बहस में योग गुरु बाबा रामदेव भी कूद गए हैं। बाबा रामदेव ने रोहतक में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर कोई ये कहता है कि सिर कलम कर दो फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो वो ये कहना चाहता हूं कि कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, वरना लाखों सिर कलम हो गए होते। पिछले दिनों ओवैसी ने कहा था कि कोई उनकी गर्दन पर चाकू भी रख दे तो भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। बिहार की सियासत से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। लालू की टीम में शहाबुद्दीन की वापसी हुई है और इससे खलबली मची हुई है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूर्व बाहुबली और सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शहाबुद्दीन की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 साल तक जेडीयू के अध्यक्ष रहने के बाद अब शरद यादव पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। शरद यादव ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अब वह चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि शरद यादव इस पद पर साल 2006 से हैं। उन्हें पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद तीसरी बार 2013 में पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले जेडीयू में अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 2 ही बार होता था। सरकार के ई कॉमर्स में एफडीआई के 100% मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ आज ट्रेडर्स ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। ट्रेडर्स की क्या मांगे हैं, इस पर उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने। दिल्ली में आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज अभी तक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या डिसाइड हुआ है, किस तरह से रणनीति आप लोग बना रहे हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए? देखिए, ई कॉमर्स में जो सरकार एफडीआई लेकर के आई है, पूरे व्यापारी उसका विरोध करते हैं और व्यापारियों को ये लगता है कि अब ई कॉमर्स के बाद रिटेल में भी एफडीआई लाने की बारी है, जो कि कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए बेहद घातक होगा। कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे आप लोग को काफी मदद मिलेगी, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? कैसे मदद मिलेगी?
उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है डीप डिस्काउंटिंग की वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के लिए है। सेलर, लेकिन एक्चुअल में सेलर है जो डीप डिस्काउंटिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोविजन सरकार ने की है वो हॉलो प्रोविजंस है। अगर सरकार ने आपकी आवाज नहीं सुनी तो क्या ये आंदोलन और बुलंद हो जाएगा? बिल्कुल, अगर हमारी बातें अगर नहीं सुनी गई तो राष्ट्र भर के व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे और कड़ा विरोध सरकार का होगा। अब अमेरिका की तरह देश में भी जॉब डेटा आएगा। ये आंकड़े निजी एजेंसी सीएमआई दे रही है और सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पहली बार जो आंकड़े आए हैं उनमें इस साल की पहली तिमाही में बेरोजगारी दर 8.37% है। गांवों से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी है। शहरी भारत में बेरोजगारी 9.99% है तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 8.05% है। बेरोजगारी की इस दर को तय करने के लिए सीएमआई ने एक बड़ा सर्वे किया है। करीब 1.5 लाख लोगों से पूछा गया है और इनमें से पूछताछ की गई है और इसमें 15 से ज्यादा उम्र के युवा शामिल हैं। 30 दिन की औसत वैल्यू पर दरें तय की गई हैं। सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज के आंकड़ों को शामिल किया गया है। सीएमआई के एमडी और सीईओ महेश व्यास का कहना है कि अभी जो देश में बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो काफी पुराने हैं और सीएमआई की जॉब रिपोर्ट बेरोजगारी की सही तस्वीर पेश करने में मददगार साबित होगी। अर्बन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कहीं जाकर के नौकरी ढूंढना और नौकरी पर लगना। वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब कंट्री का वो हाल नहीं है कि आप किसी दुकान पे जाके बैठ गए और कह दिया कि आप एम्प्लॉयड हो, तो आपको अपने आप को पेश करना पड़ता है इंटरव्यूज के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट अर्बन सिटीज में ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है शहरों में इसलिए। और यहां पर आवाज एट 9 मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अब स्कूलों में मास्टर जी भी देंगे परीक्षा। कैसे, देखिए आगे। कोयला घोटाले में विशेष अदालत ने आज पहली सजा सुनाई। कोर्ट ने झारखंड इस्पात के डायरेक्टरों और डायरेक्टर आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को घोटाले में दोषी मानते हुए 4 साल की कैद की सजा दी। साथ ही दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झारखंड इस्पात पर भी कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 28 मार्च को कोर्ट ने रुंगटा भाइयों और झारखंड इस्पात पे यहां पर यह मामला दर्ज किया था। और अब यहां पर हम बात करेंगे आज के बाजार की, जहां पर आज हमने देखा कि एक समय तक तो जब बाजार खुला था तो अच्छा माहौल था, लेकिन उसके बाद दोपहर होते होते बाजार में गिरावट आई। लेकिन फिर बाजार ने करीब 180 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों आज 0.5% की तेजी के साथ बंद हुए। लेकिन आज बाजार में क्या कारण रहे तेजी के और किन चीजों में रहा एक्शन, बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। देखिए, दुनिया भर के बाजारों में मजबूती का माहौल था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी, एशियाई बाजारों में रुझान पॉजिटिव साइड पर और यूरोप के बाजार भी थोड़ा कमजोर खुलने के बाद रिकवर होते हुए दिखे और डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। तो पहला बड़ा मजबूत संकेत वहीं से आता हुआ दिखा। लेकिन इसके साथ ही रुपए में भी मजबूती आती दिखी। इस साल के उच्चतम स्तर पर रुपया पहुंचा, इसने सेंटीमेंट सुधारने का काम किया। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और पॉलिसी के पहले कुछ और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला निचले स्तरों से। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी शुरू हुई है पिछले शुक्रवार से, वो आज भी बरकरार रही और इसने बाजार का सेंटीमेंट सुधारने में मदद की। और यही वजह थी कि सेंसेक्स निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच 7,700 के निफ्टी ने होल्ड किया और बंद होते होते दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो काफी बेहतरीन क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी और बैंक निफ्टी भी फाइनली हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा आज के सेशन में। अगले साल से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ग्रेडिंग की जाएगी, यानी कौन से टीचर बेहतर हैं और किन का परफॉर्मेंस खराब है तय किया जाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एजुकेशन में सुधार के लिए 38 पॉइंट एजेंडा लागू करने का फैसला लिया है। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, शिक्षकों की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी और इसे करेगा कौन?
हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है उसके तहत शिक्षकों की ग्रेडिंग का काफी ज्यादा आधार जो है वो छात्रों के ऊपर रहेगा कि छात्र किन शिक्षक के छात्र बेहतर हैं और छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि शिक्षक कौन से शिक्षक ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से शिक्षक कम परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर, और उसके हिसाब से स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उनकी तस्वीर लगाई जाएगी शिक्षकों की और उस तस्वीर में भी वो क्रम ध्यान में रखा जाए कि जो शिक्षक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका ग्रेड सबसे अच्छा है, उनकी तस्वीर सबसे ऊपर होगी। और इसके अलावा साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जो शिक्षक हैं वो समय पर स्कूल में आए और स्कूल में समय तक रहें, पूरे समय तक रहें। इसके लिए शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया जाएगा जो आधार कार्ड के ऊपर आधारित रहेगा ताकि शिक्षक समय पर आए। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा 38 पॉइंट एजेंडा को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए। जी लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कार बाजार में सबसे हॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट अब और गर्म हो गया है। महिंद्रा ने अपना नया एसयूवी नुवो स्पोर्ट्स मैदान में उतार दिया है। ये क्वांटो की जगह लेगा। नुवो स्पोर्ट्स की कीमत 7,35,000 रुपए रखी गई है। इसकी सीधी टक्कर मारुति की ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी कारों से होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये कार, लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव। एसयूवी बाजार का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें कि महिंद्रा इस खेल का चैंपियन मौजूद नहीं है। क्वांटो जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में थी बहुत अच्छा नहीं कर पाई जितना कि कंपनी उससे एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन अब नुवो स्पोर्ट के साथ महिंद्रा इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी धमाल मचाने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं कि महिंद्रा के इस नए खिलाड़ी में कितना दम है। सामने से देखने में ये काफी अट्रैक्टिव लगती है। फ्रंट बोनेट हाई है जो हमेशा से महिंद्रा की डिजाइन फिलॉसफी रही है और कैट आई हेडलैम्प्स और उसके ऊपर दी गई डे रनिंग एलईडी लाइट्स इसके स्टाइल कोशेंट को बढ़ाते हैं। फ्रंट का स्टाइल डिजाइन कॉन्सेप्ट पीछे नजर नहीं आता। इंटीरियर में ग्रे और ब्लैक का ड्यूअल टोन थीम है। ये डैशबोर्ड और सीट्स दोनों में नजर आता है। आजकल मॉडर्न कार्स में मिलने वाले कई फीचर्स हैं। यूटिलिटी के लिए कई स्टोरेज स्पेसेस तो हैं ही। महिंद्रा ने नुवो स्पोर्ट में 1.5 लीटर का एमहॉक 100 डीजल इंजन डाला है जो कि 100 बीएचपी पावर जनरेट करता है और साथ में टॉर्क भी शानदार देता है 240 न्यूटन मीटर का। नुवो स्पोर्ट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है। हालांकि एएमटी वेरिएंट के गियर शिफ्ट में थोड़ा सा लैग महसूस होता है। सेफ्टी के लिहाज से भी महिंद्रा ने नुवो स्पोर्ट के हायर वेरिएंट्स में कई फीचर्स दिए हैं। महिंद्रा का दावा है कि नुवो स्पोर्ट करीब 17.5 किलोमीटर का माइलेज देगी। नुवो स्पोर्ट 6 रंगों में मिलेगी और इसके 6 वेरिएंट्स होंगे, लेकिन महिंद्रा के लिए राह आसान नहीं रहने वाली क्योंकि इस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में पहले से मौजूद दिग्गजों की अच्छी खासी पकड़ है। समरजीत सिंह भंद्राल, नासिक। बहुत से विज्ञापन जो आप टीवी पर अब तक देखते आए हैं अब आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एएससीआई ने कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें टीवी से हटा दिया है। जिन कंपनियों के विज्ञापनों को हटाया गया है उनमें इमामी, पतंजलि, डाबर, पोफेटी, कोका कोला जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा काफी चर्चा में रहे फेसबुक के फ्री बेसिक्स और एयरटेल का 4G वाला विज्ञापन भी एएससीआई ने रोक दिया है। इस तरह से एएससीआई ने 102 में से 51 विज्ञापनों को रुकवा दिया है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।